अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एशिया एक्सप्रेस के यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल। मैं हूं मुस्तफ़ा मुनीब और आप देख रहे हैं दी बॉटम लाइन। हम हमेशा दी बॉटम लाइन हमारे शो में किसी एक ख़ास टॉपिक को लेकर आपके सामने आते हैं, लेकिन आज के शो में हम चंद दो तीन छोटे टॉपिक्स को आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सोशल मीडिया से। जब सोशल मीडिया की धूम सारी दुनिया में हुई, हमारे मुल्क में भी फैली और जितनी आबादी हमारे मुल्क में है उसके हिसाब से भारत सोशल मीडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला मुल्क बन गया। और फिर उस दौर में हमने देखा कि इस उन्वान से कि सोशल मीडिया को अब हर आदमी के हाथ में अपना इंडिविजुअल मीडिया के तौर पर पेश किया जा रहा था। जहां मौजूदा न्यूज़ चैनल्स से लोग नाउम्मीद हो रहे थे, वहीं इंसाफ पसंद सेकुलर लोग इस मीडिया को ये कहकर पेश कर रहे थे कि ये अब एक ऐसा हथियार है कि जो हर आदमी के लिए एक इंडिपेंडेंट और फुल फ्लेज मीडिया का काम कर सकता है। जहां न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स जो हैं किसी आदमी की आवाज़ उठाने में अपने सिलेक्शन का काम करते हैं, तो वहाँ ये सोशल मीडिया सपोर्ट करता है कि हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है, हर कोई अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा सकता है, हर कोई अपने आप में मुकम्मल मीडिया रह सकता है। इस अंदाज में सोशल मीडिया को पेश किया गया है, जिसमें फिर ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। और फिर इन प्लेटफॉर्म्स की तो जैसे भरमार सी आनी शुरू होगी, अलग अलग स्टाइल में, अलग अलग अंदाज में प्रेजेंटेशंस की। लेकिन पिछले चंद सालों से हम देख रहे हैं कि इसी सोशल मीडिया, जिसको एक इंडिपेंडेंट मीडिया, एक आम आदमी को ताकत देने वाला मीडिया के तौर पर पेश किया जा रहा था, इससे मुताल्लिक अलग अलग रंग इसके सामने आ रहे हैं। जहां इसे इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार के तौर पर पेश किया जा रहा था, ये मीडिया अलग अलग उन्वानात से बायस्ड एंगल से इसका एक रुख, एक चेहरा सामने आता जा रहा है। कुछ साल पहले हमने यूएस के इलेक्शंस में कैम्ब्रिज एनालिटिका के उन्वान से देखा था कि किस तरह वोटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया गया था। डेटा को फेसबुक पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने डेटा चोरी किया था। इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात और ख़दशात जो हैं सोशल मीडिया को लेकर लगते रहे हैं, लग रहे हैं। इसी के साथ साथ बहुत बार जो ये बात सामने आई है कि अब आने वाले दौर में डेटा इज़ द न्यू ऑयल वाला जो कंसेप्ट है कि अब असल जो पूंजी होगी, असल जो सिक्का चलेगा वो डेटा का चलेगा। जिसके पास डेटा होगा वो चीज़ों को गवर्न करेगा। तो उस उन्वान से सोशल मीडिया जो है ये सबसे बड़ा हथियार है डेटा जमा करने का, लोगों के इमोशंस का, लोगों की सोच का डेटा जमा करने का। तो इस उन्वान से भी सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शंस उठते रहे हैं। लेकिन इन सब के सिलसिले में हमने रिसेंट में देखा कि फेसबुक, जिसको बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, या सोशल मीडिया के उन्वान से सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो हैं शायद फेसबुक के हैं, अब उस पर भी गैर जानिबदारी का जो वो दावा करता था, अब उस पर भी बायस्ड होने के, तासुब वाला होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं और बाज़ाब्ता रिपोर्ट्स सामने आ रही। हम जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ दिन पहले इस बात को उजागर किया था, ये रिपोर्ट फाश की थी कि भारत में बीजेपी की नाराज़गी से बचने के लिए फेसबुक का जो हेट स्पीच के स्टैंडर्ड्स है उसको बाईपास किया जा रहा है, और बीजेपी लीडर्स के हेट स्पीचेस हों या स्टेटमेंट्स हों, उसको जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है, उस पर एक्शन नहीं ली जा रही है। ये स्टोरी आई थी। अब सेकंड रिपोर्ट उसी से रिलेटेड वॉल स्ट्रीट जर्नल ही में शाये हुई है। वो 31 अगस्त 2020 को शाये हुई है कि फेसबुक, जो अपने आप को गैर जानिबदार कहता है, जो अपने आप को इलेक्शंस से, जो कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात उठी थी उस पर भी उसने कहा था कि हम कोई इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करते। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट कहती है कि भारत के इलेक्शंस में फेसबुक ने इन्फ्लुएंस करने का काम किया है, बल्कि बहुत वाज़े अंदाज में लिखा गया है कि ना सिर्फ इन्फ्लुएंस करने का काम, बल्कि बीजेपी को जिताने के लिए बहुत सी खास कोशिशें फेसबुक ने की है। इस रिपोर्ट को आज हम आपके सामने लेकर आए। हम जानते हैं कि उस उन्वान से फेसबुक की जो इंडियन हेड है, या जिसको एशिया के कुछ पार्ट का हेड भी, जिम्मेदारी भी दी गई है, अनकी दास जिनका नाम है, जो हेड करती है, पर उन पर इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने हेड स्पीचेस
के बारे में ये राय रखी थी कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो बीजेपी से रिश्ते खराब होंगे और बिजनेस मिलने में हमको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो अब दूसरी चीज़ ये आई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया है कि फेसबुक का जो इंटरनल ग्रुप है उनके एम्प्लॉयज़ का या उनके अथॉरिटीज़ का जो इंटरनल ग्रुप है, उसमें आनकी दास ने जो अलग अलग टाइम पर मैसेजेस पोस्ट किए हैं वो रेफरेंसेस से ये रिपोर्ट सामने आई है। नंबर एक तो ये कि जो कंपनी की पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर है आनकी दास, उन्होंने 2012 से ही जब मौजूदा वजीर आजम नरेंद्र मोदी गुजरात के वजीर आला हुआ करते थे, तब से बीजेपी और नरेंद्र मोदी से अपने करीबी रिश्ते का इजहार किया है। उसको बताया है कि वो तब से बीजेपी से जुड़ी है और सिर्फ जुड़ी नहीं है बल्कि करीबी रिश्ता उनका रहा। अब दूसरी चीज़ नंबर 2 पर ये कि 2014 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे, जिसमें कांग्रेस को बहुत बुरी हार हुई थी और नरेंद्र मोदी एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ पावर में आए थे, तो उसमें रिजल्ट से ठीक एक दिन कबल जो ग्रुप था उनका इंटरनल, उसमें एक मैसेज आनकी दास ने डाला था। वो मैसेज क्या था कि हमने उनके सोशल मीडिया मुहिम में कमाल कर दिया है और बाकी सब तो अब तारीख। वी हिट अ फायर टू हिज सोशल मीडिया कैंपेन एंड द रेस्ट इज ऑफ कोर्स हिस्ट्री। दूसरा एक मैसेज जिसमें कांग्रेस की पकड़ को तोड़ने से मुताल्लिक उन्होंने उनके ही उस ग्रुप में लिखा था कि स्टेट सोशलिज्म से हिंद भारत को आज़ाद होने में 30 सालों की ज़मीनी मेहनत लगी। It's taken 30 years of grassroots works to rid India of state socialism finally. स्टेट सोशलिज्म क्या है? वो ये कि जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं, जो अलग अलग किस्म की खदमात होती हैं, वो स्टेट सोशलिज्म जहाँ पर होता है वहाँ स्टेट के अंडर होती है, वो सरकार के अंडर में चलती है। यहाँ आनकी दास कहती है कि 30 साल की मेहनत के बाद हम इस मामले में कामयाब हो गए हैं कि अब इंडस्ट्रीज़ जो हैं और जो मुख्तलिफ़ किस्म की खदमात हैं वो अब सरकार के तहत नहीं रहने वाली। और अब हम पिछले 6-7 सालों से देख रहे हैं कि धीरे धीरे सरकार अपने एसेट्स को बेचती जा रही है, अपने सर्विसेज को बेचती जा रही है। रेलवे जो इतना इम्पोर्टेंट सर्विस डोमेन है सरकार का, उसको भी प्राइवेटाइज धीरे धीरे कर दिया जा रहा है, सेल कर दिया जा रहा है। एयरपोर्ट्स कितने सारे सेल कर दिए गए हैं। तो इस मैसेज से वो चीज़ हमको समझ में आती। साल 2013 का जो है इंटरनल पोस्ट है जिसमें फेसबुक की इन्हीं की साथी एम्प्लॉय है केटी हरबैथ, जो बेसिकली एक रिपब्लिकन है और फेसबुक की जानिब से जो वर्ल्ड इलेक्शंस होते हैं, आलमी इंतखाबात होते हैं, उसकी वो जिम्मेदार है। उन्होंने कहा है 2013 का ये मैसेज है कि तब से या उससे पहले से जो है दास या आनकी दास जो है ये मोदी को जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तौर पर, भारत का जॉर्ज डब्ल्यू बुश के तौर पर पेश करती रही है। साल 2014 के जो इंतखाबात थे उससे पहले लिखा है कि पार्टी की जो मुहिम में कंपनी की अव्वलीन तरजीहात को जो बताया गया है वो कि शामिल करने के लिए फेसबुक महीनों से बीजेपी के साथ लॉबी कर रहा था और अब इन्हें सिर्फ इंतखाबात जीतने की ज़रूरत बच गई है। यानी जो पूरी क्या लॉबिंग का प्रोसेस है, उनको एज अ प्राइम मिनिस्टर पेश करना, बीजेपी को खड़ा करना, कांग्रेस को दबाने की, कांग्रेस के पूरे उस वजूद को या उसकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश, ये तमाम जो कोशिश की गई, लॉबी का प्रोसेस एक लंबे टाइम से चल रहा था। और आनकी दास कहती है कि अब सिर्फ जो चीज़ बच गई है वो इलेक्शन है, सिर्फ इलेक्शन हो जाए और हमारा काम कंक्लूड हो जाएगा। दास 2011 से वो फेसबुक का हिस्सा है ऑफिशियली, और 2012 में ये बात भी उस रिपोर्ट में दर्ज की गई है कि गुजरात में जब स्टेट इलेक्शंस थे और नरेंद्र मोदी जो हैं वो तीसरी मरतबा वज़ीर आला चुनकर आए थे, तो उस वक्त भी फेसबुक ने बाज़ाब्ता इलेक्शंस में नरेंद्र मोदी की मदद की थी। हम जानते हैं कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस तरह के और भी इंकशाफात किए गए हैं। एक और चीज़ इससे रिलेटेड जो बताई गई है कि जब ये डिस्कशन चल रहा था बीजेपी के की लॉबिंग को लेकर, बीजेपी के लिए मेहनत करने को लेकर, तो किसी साथी ने फेसबुक के डिस्कशन में कहा कि जो कांग्रेस का ऑफिशियल ग्रुप है उसके फॉलोअर्स नरेंद्र मोदी के पर्सनल पेज से कहीं ज़्यादा है फॉलोअर्स से। तो उस मौके पर नाराज़गी जताते हुए आनकी दास ने कहा था कि कांग्रेस से इनका मवाजना कतई न किया जाए,
इनके ख़त को ना घटाएं और मेरे तासुब को या मेरा जो एक तरफ झुकाव है ख़ासतौर से जो पे सामने आ रहा है इसको जाहिर ना होने दें। इन मैसेजेस में ये बात साफ इशारा पेश करती है कि आनकी दास के बीजेपी के रहनुमाओं से करीबी रिश्ते रहे हैं। उन्होंने खुद भी इसका इजहार कहा जाता है कि उन ग्रुप्स के मैसेजेस में किया है, वो काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ी रही हैं। और ये भी चीज़ है कि इसी का नतीजा है कि इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन कबल ही वो जीत का इशारा दे देती हैं कि उन्होंने जिस तरह से कैंपेन को रन किया होगा, जो रिजल्ट्स उनको उसमें सामने आए होंगे, उस उन्वान से उन्होंने ये बात की थी। ये मालूमात सामने आने के बाद जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फेसबुक की स्पोक्स पर्सन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस तरह के पोस्ट और इस तरह की रिपोर्ट से ये साबित नहीं होता कि फेसबुक किसी की तरफदारी करने की कोशिश करता है, किसी को इलेक्शन में प्रमोट करने की कोशिश करता है या इलेक्शन कैंपेनिंग की कोशिश करता है। जैसा कि शुरुआत में हमने कहा कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इससे पहले भी एक रिपोर्ट दी थी, वो 14 अगस्त 2020 को शाये हुई थी, जिसमें तेलंगाना के सिंगल बीजेपी एमएलए, सिंगल इलेक्टेड बीजेपी एमएलए टी राजा की हेट स्पीचेस को जब हटाने की या उन पे जो फेसबुक के रूल्स है, फेसबुक के जनरल लॉज है जो सब पर लागू होते हैं, उनके मुताबिक कार्रवाई करने की बात मीटिंग में आई थी। तो दास ने उसकी मुखालिफत की थी और कहा था कि इससे बीजेपी का हमको खौफ है, बीजेपी का गुस्सा हमको झेलना पड़ेगा और नतीजे में हमारे बिजनेस पर भी काफ़ी असर पड़ सकता है। अब हम सब जानते हैं कि टी राजा जो तेलंगाना के एमएलए हैं वो कितनी अमन पसंद गुफ्तगू हमेशा अपनी स्पीचेस में करते हैं। वो पब्लिक स्पीचेस हो, मीडिया इवेंट्स हो, अलग अलग उन्वान से कितने अमन भरे पैगाम उनके होते हैं, इसलिए उनके उन अमन के पैगामों पर किसी किस्म की कार्रवाई शायद ही हो सकती। और इन सब चीज़ों के चलते जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट शाये की भारत के उन्वान से, हम जानते हैं कि पार्लियामेंट की जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपनी आइंदा होने वाली मीटिंग में फेसबुक के हुक्काम को, उनके ऑफिसर्स को, उनके अहदेदारान को तलब किया है और इससे मुताल्लिक़ उनसे सवालात होंगे, उनसे सफाई मांगी जाएगी। तो ये सोशल मीडिया की पहचान है, एक इमेज है, एक उम्मीद लोगों के पास जो कुछ मौजूद है उससे मुताल्लिक़ दूसरा ये रवैया सामने आ रहा है। किस तरह से जानिबदारी है, किस तरह से तासुब वाला मामला है, जहाँ बिजनेस है वहाँ पर वो उनका क्या डेटा को सेल करने वाला मामला हो या ख़ासतौर से किसी को प्रमोट करने वाली चीज़। तो ये हमारी आज की पहली खबर थी। अब चलिए दूसरी खबर की तरफ, हमारे शो के दूसरे अहम खबर की तरफ। हम जानते हैं कि हमारा देश धीरे धीरे लोग इसको एक नफ़रत वाला देश बनाते जा रहे हैं, जहां भारत को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के तौर पर पेश किया जाता है। यहाँ पर हज़ारों लैंग्वेजेस वाले लोग, जिनकी मदर टंग में हज़ारों लैंग्वेजेस शामिल होती है, वो इस उन्वान से जाना जाता है। कई मज़ाहिब इस देश में बसते हैं, उस उन्वान से देश जाना जाता है। वहीं अब ये देश इंटरनेशनली जो है हेट के उन्वान से, नफ़रत के उन्वान से भी जाना जा रहा है। पहली चीज़ तो हमने यहाँ पर फेसबुक की उस रिपोर्ट के सामने उन्वान से रख दी। दूसरा मामला है, हम जानते हैं कि न्यूज़ चैनल्स में एक मशहूर न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़ चैनल। शुरुआत ही से इसका रवैया एंटी मुस्लिम उन्वान से रहा है। कहीं पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम से मुसलमानों पर इल्ज़ाम का मामला हो। हद तो यह है कि ये इसके जो एडिटर हैं सुरेश चौहान के, तो ये साहब कहते हैं कि भारत में मुसलमानों की पॉपुलेशन एक्चुअल में 40 करोड़ एंड अबव है। सो छुपाया जा रहा है। भारत का हर मुसलमान जो है 4 शादियां करता है और 25 बच्चे या 40 बच्चे पैदा करता है। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन भी चलाने की कोशिश की। बीजेपी के सेंट्रल मिनिस्टर्स ने इनका स्टेज शेयर किया। फिर लव जिहाद वाला मामला है, इसको भी वो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाते हैं। बेसिकली इनका चैनल इसी उन्वान से है, एंटी मुस्लिम या हेट के उन्वान से इनका चैनल चलता है। रिसेंट में एक शोशा इन्होंने छेड़ा था कि यूपीएससी के जो रिज़ल्ट आए हैं, जिसमें ख़ासतौर से जामिया के स्टूडेंट्स ने भी अच्छा नतीजे दिखाए हैं, और साथ ही एचआरडी मिनिस्ट्री, भारत सरकार की एचआरडी मिनिस्ट्री ने जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग की है अपने पैमानों पर, उसमें जामिया को फर्स्ट रैंक दिया है। उसके बाद ये साहब एक शो लॉन्च करने का ऐलान करते हैं, उसका प्रोमो बनाते हैं और उसका नाम है यूपीएससी जिहाद। काफ़ी कंट्रोवर्शियल ये प्रोमो पिछले एक हफ्ते से चल रहा था, हम सब इसके बारे में जानते हैं। उसमें कहा गया है कि इल्ज़ाम, सबसे पहला इल्ज़ाम मुसलमानों पर है कि ये धांधली कर
जांचना चाहिए कि अचानक से पिछले 5-6 सालों में कैसे यूपीएससी में इनका परसेंटेज बढ़ गया, ना सिर्फ तादाद बढ़ गई पास होने में बल्कि पासिंग मार्क्स भी इनके बढ़ने लगे। तो इनका कहना बेसिकली ये है कि कहीं ना कहीं धांधली है, मुसलमानों में कैपेबिलिटी नहीं है, वो इस काबिल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है जिसके नतीजे में ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जहां ये मुसलमानों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वहीं इनका प्रोमो बेसिकली दूसरे नंबर पर यूपीएससी के अथॉरिटीज़ पर भी इल्ज़ाम लगाता है कि जिस तरह क्या ये यूपी बिहार के या दूसरे स्टेट्स के कोई छोटे मोटे एग्जाम्स है 10th-12th के, कि जहां पर अपने सब्जेक्ट के नाम को ना जानने वाला स्टेट टॉपर बन जाता है, तो क्या यूपीएससी का भी ये हाल हो चुका है कि वहां आसानी से कोई भी धांधली कर चीटिंग करके गड़बड़ करके सिलेक्ट हो सकता है और सीधे कलेक्टर बन सकता है। तो यूपीएससी अथॉरिटी के एग्जाम कैपेबिलिटी पर भी सवाल खड़ा होता है। दूसरी अहम चीज है कि सुदर्शन चैनल ने खासतौर से जो जिक्र किया है वो पिछले 4-5 सालों का किया है। तो 4-5 सालों में सेंट्रल में सरकार तो मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। तो क्या बीजेपी सरकार खासतौर से मुसलमानों का ख्याल रख रही है? बिल्कुल इंसाफ पसंद हो गई है, उसने अपना रवैया जो है भक्तों से मोड़ लिया है और वो पीछे जो है छुपे अंदाज में मुसलमानों को प्रमोट करते हुए ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बना रही है। तो तीसरा इल्ज़ाम बेसिकली सरकार पर जाता है। हम जानते हैं कि हाई कोर्ट ने स्टे लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और तमाम नतीजे हमारे सामने हैं। हम उससे रिलेटेड एक और बात आगे करने आए हैं कि जब ये प्रोमो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, कंट्रोवर्शियल चीज़ें सामने आई, तो एक मशहूर न्यूज़ वेबसाइट जो है न्यूज़ लॉन्ड्री, जिसका बेसिक मुद्दा बहुत सारे इश्यूज़ के साथ साथ ये भी है कि वो एडवर्टीजमेंट को अवॉइड करते हैं कि जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके हिसाब से फिर आपको शो चलाने पड़ते हैं, पॉलिसीज़ को टर्न करना पड़ता है। तो ये जो प्रोमो है, जो खास शो है सुदर्शन चैनल का, इसमें किन किन लोगों ने ऐड दिया है या इसको प्रमोट करने के लिए फंड किया है, उनको जब उन्होंने जांचा तो उसमें सबसे पहला नाम अमूल का सामने आया। अमूल आइसक्रीम, अमूल डेयरी, अमूल के दूध के बहुत सारे आइटम्स, इनका नाम सामने आया। और फिर उसके फौरी बाद जैसे ही रिपोर्ट पब्लिश हुई तो हमने देखा कि ट्विटर कैंपेन्स हो या फेसबुक कैंपेन्स में अमूल को लेकर उन्होंने सख्त तनकीदें करना शुरू कर दी। अमूल को बाइकआउट करने के बारे में भी मुतालबे शुरू हुए। अमूल के को जो हैशटैग शुरू हुआ कि बाइकआउट अमूल के उन्वान से, या मेमेस शेयर होना शुरू हुए कि अमूल द वेस्ट ऑफ इंडिया के उन्वान से चीज़ें सामने आनी शुरू हुई। तो फिर इसके बाद जो है इसमें यूपी सरकार एक दूसरे नंबर पे स्पॉन्सर है, तीसरे नंबर पर एक तेल का कोई ऐड है और चौथे नंबर पर एक और है, वो न्यूज़ लॉन्ड्री के उस वेबसाइट से आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जो ट्रिगर हुआ वो अमूल का मामला ट्रिगर होता है। उसके बाद बहुत सारे ट्वीट्स भी शुरू हुए जिसमें हम खासतौर से देखते हैं कि स्वीडन की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसर्च अशोक स्वैन इनका नाम है, इन्होंने एक ट्वीट किया है कि अमूल इज प्रमोटिंग एन एक्यूज्ड रेपिस्ट बिगॉट हेट मॉगिंग अगेंस्ट इंडियाज माइनॉरिटीज एवरी इवनिंग। अमूल के प्रोडक्ट की फिर उन्होंने आगे बाइकआउट की का मुतालबा किया है। इसी के साथ साथ बहुत सारे ट्वीट्स आने लगे हैं। रिफत जावेद जो एक मशहूर जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी अमूल के बारे में कहा है कि इसका असल चेहरा इससे पहले भी हल्का हल्का सामने आया था, बहुत खुलकर सामने आ रहा है कि ये इस तरह के शोज़ को स्पॉन्सर करता है। सिर्फ सुदर्शन चैनल का अगर ये हम यूपीएससी जिहाद के टॉपिक को हटा ले तो इससे पहले के भी तमाम शोज़ तकरीबन इसी तरह के रहते हैं। और इस शो को स्पॉन्सर करने में अगर अमूल आगे है तो अमूल जो है अब विवाद का हिस्सा बना हुआ है। तीसरी खबर हमारे मुल्क की इकोनॉमी से रिलेटेड है। हम जानते हैं कि इकोनॉमी को जांचने के मुख्तलिफ पैमानों में एक पैमाना जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के उन्वान से। तो जो 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ अप्रैल में, तो फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट सामने आई है। फर्स्ट क्वार्टर में जो जीडीपी का डाउनफॉल हुआ है, जो जीडीपी गिरा है, वो 23.9% गिरा है। इतना भयानक जीडीपी का डाउनफॉल या इतना भयानक गिरना इससे पहले कभी नहीं देखा गया है, ना पिछले 70 सालों में देखा गया है, ना उससे पहले कभी देखा गया है। तो इतना बड़ा डाउनफॉल अप्रैल से जून एंड के बीच में जो रिपोर्ट सामने आई है जीडीपी का, इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। हम जानते हैं कि कोरोना की वजह से सरकार ने लॉकडाउन लगाया। कोरोना से अब तक भारत में ऑफिशियली मोर देन 35 लाख लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं। अब जो आंकड़ा है सरकार का वो पर डे अबव 70,000 इन्फेक्शंस का सामने आ रहा है।
उसके बावजूद जो है सरकार के जो इक़दाम है वो ऐसे हैं जो नहीं लगता कि वो पब्लिक को फेवर करने वाले। लॉकडाउन जो सिरे से लगा दिया गया बिना ख्याल किए, फिर लगाने के बाद किसी किस्म का ऐसा पैकेज अनाउंस नहीं किया गया जिसमें डायरेक्ट जनता के अकाउंट में कोई चीज़ आ सके, सिवाय अनाज का मामला हो या किसान को जो पैसा दिया जाता है उसको छोड़कर हो। बाकी तमाम लोन के फॉर्मेट में जो है पैकेजेस अनाउंस किए गए। तो इन सब कैफियतों की वजह से जो भयानक मार लॉकडाउन की इंडियन इकोनॉमी पर पड़ी है, इंडियन इंडस्ट्रीज़ पर पड़ी है, वो मार अब ये बताती है कि 23.9% माइनस हुआ है जीडीपी अपनी रेट से। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी डाउनफॉल पता नहीं भारत की इकोनॉमी को कहाँ लेकर जाएगी। तो ये चंद चीज़ें थी जो हमने आज के हमारे इस बॉटम लाइन में आपके सामने पेश करने की कोशिश की। उम्मीद है कि हमारी कोशिशें आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ख़ास तौर से हमें बताएं कि हमारी कोशिश कैसे लगी। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंशाअल्लाह जो है अगले वीडियो में एक नए उन्वान के साथ आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।